गार्ड के इतना बोलते ही सिया हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि राघव ने खुद ही उसे यहाँ बुलाकर फिर अंदर आने से क्यों मना कर दिया। मुझे अंदर जाना है। आपके बॉस ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। एक बार उनसे जाकर बोल दो सिया शर्मा आई है। ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए। इतना बोलकर गार्ड वहां से चला गया। हे भगवान, क्यों इस अजीब प्राणी से मेरा पाला पड़ा है। कहीं सच में मैं पागल ही ना हो जाऊं। मुझे अपने घर बुलाकर गार्ड से बोल दिया मुझे अंदर ना आने दे। कमाल है, अगर इतनी बेइज्जती ही करनी थी मेरी तो मुझे ज़बरदस्ती फोर्स क्यों किया अपने घर काम करने के लिए। सिया मन ही मन बोली और वहां से वापस जाने लगी। आप अंदर जा सकती है, बॉस ने आपको अंदर बुलाया है। तभी वहां गार्ड आकर बोला। सिया ने पलटकर गार्ड की तरफ देखा और अंदर बढ़ गई। सिया अंदर आई और लिविंग रूम में आकर चारों ओर नजर घुमाकर देखा। पूरे घर में नौकर अपना अपना काम कर रहे थे। घर का एक भी बंदा वहां नहीं था सिवाय नौकरों के। ये देखो, इन अमीर लोगों के चोंचले। हम जैसे गरीब लोग अपने घरों से निकलकर अपने कामों पर भी निकल चुके हैं, लेकिन इन लोगों की अभी तक सुबह ही नहीं हुई है। वेलकम मिस सिया, हमारे इस महल जैसे घर में आपका स्वागत है। राघव सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला। आई होप तुम्हें यहाँ आने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। मैं यहाँ आपको अपनी परेशानी नहीं बताने आई हूँ मुझे आने में कितनी परेशानी हुई है या कितनी नहीं। अपना काम करने आई हूँ। आप दादी को बुला दीजिए। दादी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। तुम वहीं चली जाओ और दादी का अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन अगर मुझे तुम्हारे काम में कोई कमी नज़र आई या कोई शिकायत मिली तो तुम्हारी आधी सैलरी कट हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बात अच्छे से याद रखना। यार, आप तो बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान हो। आज काम का पहला दिन है और आज ही आप सैलरी कट करने की बात कर रहे हैं। मैं अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। चलती हूँ। इतना बोलकर सिया वहां से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बढ़ गई। ये लड़की मुझसे जरा भी नहीं डरती। आंखों में आंखें डालकर बात करती है। इसके साथ अच्छी जमने वाली है। बिल्कुल एकदम मेरी टक्कर की है। राघव सिया को ऊपर को जाता देखकर मन ही मन बोला और लिविंग रूम में काउच पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। दादी, आप उठ क्यों गई? लेटी रहिए और आराम कीजिए। सिया गायत्री के रूम में आते हुए बोली, जहाँ गायत्री देवी उठकर बाहर ही आने की कोशिश कर रही थी। हम ठीक है सिया बेटा, आप कब आई? आइए और बैठिए। गायत्री चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली और सिया के चेहरे पर प्यार से हाथ लगाया। बस अभी अभी ही आई हूँ दादी, और आते ही आपके पास आ गई। अब आपको आराम करना है। परसों भी आपने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। चलिए आराम करिए। आराम करते करते हम और बीमार हो गए हैं। थोड़ी देर बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है दादी, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली और गायत्री देवी को अपने साथ लेकर नीचे आ गई। दादी, आप नीचे क्यों आई? मैं आपको मना करके आया था ना, आप नीचे मत आना, अपने रूम में ही आराम करना। राघव काउ से उठकर बोला। आराम करते करते और बीमार हो गए हैं, इसलिए थोड़ा टहलने आए हैं। और वैसे भी अब तो सिया आ गई है हमारा ख्याल रखने के लिए। अब देखना हम कितनी जल्दी ठीक होते हैं। हाँ, वो मुझे भी पता है आप इतनी बीमार क्यों थी सिया को इस घर में लाने के लिए। लेकिन मैं भी इस सिया नाम की मुसीबत को ऐसे जलील करके घर से निकालूंगा, ये आप भी और ये लड़की भी हमेशा याद रखेगी। राघव मन ही मन बोला और सिया को एक नज़र देखकर वहां से अपने रूम में वापस चला गया। आइए दादी, मैं आपको बाहर लॉन में लेकर चलती हूँ। उसके बाद आपको नाश्ता करना है। सिया चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोली और गायत्री देवी को बाहर लेकर आ गई। सिया, हम आपसे नाराज हैं। सिया ने हैरानी से गायत्री की तरफ देखा और बोली, क्यों दादी, क्या हुआ? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है? आपसे कोई गलती नहीं हुई है। उस दिन आप हमसे बिना मिले ही चली गई थी और फिर ना ही हमारा फ़ोन उठा रही थी। पता है आपको हम कितना परेशान हुए थे? गायत्री कितना बोलते ही सिया की आंखों के आगे राघव का गुस्से से भरा चेहरा आ गया। कैसे उसने उसे जलील करके घर से निकाला था। सारी बातें सोचकर उसकी आंखों में नमी जमा हो गई। सिया, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? गायत्री ने सिया के कंधे पर हाथ लगाकर बोला, जिससे वह अपनी सोच से बाहर आई और गायत्री की तरफ देखा। कुछ नहीं दादी, बस कुछ बहुत ज़रूरी बात याद आ गई। आप बताइए,
क्या बोल रही थी? हम ये बोल रहे थे हम आपसे नाराज हैं। आप उस दिन हमें बिना बताए घर चली गई थी और फिर हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। आई एम सॉरी दादी, उस दिन आप सो रही थी और मेरा घर जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको बिना बताए ही चली गई। लेकिन अब आ गई हूँ, पूरा 1 महीना आपके साथ रहूँगी। सिर्फ़ 1 महीना? हमने तो सोच रखा है आपको हमेशा के लिए अपने घर रख लें, कभी जाने ही ना दें, हमेशा अपनी आँखों के आगे रखें आपको। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? सिया हैरानी से गायत्री की तरफ देखकर बोली। वो हम बोल रहे थे हमेशा आपको अपने पास रखें, अपना ख्याल रखने के लिए, कहीं जाने ना दें। गायत्री बात बदलते हुए बोली। मैं तो आपके पास ही हूँ दादी, और यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद भी आपसे मिलने आया करूँगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पता है हमें, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, इसलिए तो हम आपको इतना पसंद करते हैं बेटा। और मैं भी सिया को पसंद करता हूँ, अपनी दोस्त के रूप में। आरव उन दोनों के सामने आकर बोला। लेकिन हम तो दोस्त बने ही नहीं हैं। सिया अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली। हाँ तो क्या हो गया, चलो अब बनते हैं दोस्त। वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। सिया ने दादी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आरव का हाथ थाम लिया। अब से हम दोस्त हैं, ओके? ठीक है। दादी का ख्याल रखने के साथ साथ तुम मुझसे बातें भी करोगी। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। सिया दीदी, आपको राघव भैया बुला रहे हैं। मीना वहाँ आकर बोली। तुम्हारे राघव भैया मुझे क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं दीदी। ठीक है, अभी आती हूँ। जी, इतना बोलकर मीना वहाँ से चली गई। दादी, मैं। हाँ हाँ, जाओ बेटा, शायद आरव को आपसे कोई काम होगा। गायत्री सिया की बात बीच में ही काटते हुए बोली। मैं अभी आती हूँ दादी। इतना बोलकर सिया वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। इस रावण को मुझसे क्या काम है जो यह रावण मुझे बुला रहा है? चलकर देखती हूँ। अब मैंने इसकी कौन सी लंका में आग लगा दी है? क्यों बुलाया है मुझे? सिया लिविंग रूम में राघव को बैठा देखकर उसके पास आकर बोली। मेरे लिए अपने हाथों से एक कप चाय बनाकर लाओ। क्या कहा आपने? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? आपने मुझे नौकर समझ रखा है जो मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? दिमाग सही है आपका? मैं इस घर का मालिक हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बना कर ला सकती? मैं दादी का ख्याल रखने के लिए इस घर में आई हूँ, किसी की नौकर बनने के लिए नहीं। इसलिए आप मुझसे कोई काम नहीं करा सकते, सिवाय दादी का काम करने के लिए। इतना बोलकर सिया जाने लगी, लेकिन राघव ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे सिया के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे घूमकर देखा, उसी के साथ राघव ने सिया को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वह उसकी तरफ खींची चली गई और राघव के सीने से आ लगी। सिया ने अपना चेहरा उठाकर देखा। राघव उसके ही चेहरे पर नज़र जमाए उसे ही देख रहा था। दोनों की आंखें आपस में उलझ गईं और दोनों ही सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। राघव के दोनों हाथ सिया की कमर पर और सिया के दोनों हाथ राघव के कंधे पर रखे थे। उसी वक्त आरव घर के अंदर आया। सामने राघव और सिया को एक दूसरे की बाहों में खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ना ना कहते कहते भी आप सिया की तरफ खींचे जा रहे हो भाई, और मुझे विश्वास है एक दिन आप सिया से प्यार करने लगेंगे। वह मन ही मन बोला और अपने पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकालकर राघव और सिया की 2-3 तस्वीर ले ली और वापस से बाहर लॉन में चला गया। तो तुम मेरे लिए चाय नहीं बनाओगी? राघव सिया की आंखों में देखते हुए बोला। नहीं। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाई। ठीक है, फिर जब तक तुम मेरे लिए चाय नहीं बना देती, ऐसे ही खड़ी रहो। राघव सिया को अपने और करीब करते हुए बोला। मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, यह तो कभी सपने में भी सच नहीं होगा मिस्टर रावण। सिया ने राघव को खुद से दूर किया और उसकी तरफ एक नज़र देखकर बाहर निकल गई। चाय क्या, एक दिन तुम खुद अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाओगी, बस देखती जाओ। दादी, नाश्ता लग गया है, आप और आरब चलकर नाश्ता कर लीजिए। ठीक है। गायत्री चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोली और खड़ी हो गई। आरब भी सिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वह भी खड़ा हो गया। हाँ हाँ चलिए, बहुत भूख लग रही है। राघव भाई ने आपको क्यों बुलाया था? क्या काम था उनको आपसे? कुछ नहीं, अपने लिए चाय बनाने के लिए बोल रहे थे। तो तुमने चाय बना दी? मैं और उस रावण के लिए चाय? मेरी जूती भी ना बनाए।
मैं यहाँ दादी का ख्याल रखने के लिए आई हूँ, उस रावण की नौकर बनने के लिए नहीं। वह गुस्से से बोलते बोलते अचानक रुक गई और दादी और आरब की तरफ सिया ने देखा। दादी और आरब मुंह खोले हैरानी से सिया को ही देख रहे थे। वो मैं आप लोगों से क्या छिपाना, आप दोनों तो राघव जैसे नहीं है ना, जो हर वक्त गुस्से में भरे भराए फिरते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, है ना दादी? ये तो हमें पता है सिया, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुम में और भाई में क्या सीन चल रहा है, वो भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं। हाँ बेटा, हमें भी समझ नहीं आया। आप दोनों की राय एक दूसरे के बारे में एक जैसी है। कुछ नहीं दादी, आपका पोता बिना किसी बात के ही मुझसे उलझता रहता है, जिसकी वजह से मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके सामने ही मैं आपके पोते के बारे में ये सब बोल रही हूँ। सिया शर्मिंदा सी होकर बोली, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। हम तो खुश हैं ये सोचकर हमारे राघव को टक्कर देने वाली भी कोई है इस दुनिया में। हाँ सिया, दादी सही बोल रही हैं, तुम परेशान ना हो। हमें तो अब बस ये देखना है तुम्हारे और भाई के बीच क्या टसन चलता है। आरब हंसते हुए बोला, अगर मेरी बुराई करने से आप लोगों को फुर्सत मिल गई होगी तो नाश्ते के लिए आ जाओ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। राघव उन सबकी बातें सुनते हुए गुस्से से बोला। आरब ने जब राघव की आवाज़ सुनी तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गया और आंखें बड़ी हो गईं। भाई, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। चाहे तो आप दादी से पूछ लीजिए, है ना दादी? मुझे सब पता है, जल्दी आ जाओ नाश्ते के लिए। इतना बोलकर राघव ने एक नज़र उन तीनों पर डाली और वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। सिया बेटा, आप भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करिए, गायत्री डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली। नहीं दादी, आप लोग करिए, मैं घर से नाश्ता करके आई। सिया बैठ जाओ, थोड़ा सा ही सही, लेकिन तुम्हें हमारे साथ बैठकर नाश्ता करना होगा। हाँ बेटा, आरब सही बोल रहे हैं। लेकिन दादी, मैं कैसे? वह इधर उधर देखकर बोली। लेकिन वेकिन कुछ नहीं है, आप बैठिए और नाश्ता करिए। जी दादी, इतना बोलकर सिया अरब के बराबर वाली चेयर पर बैठ गई। बैठने से कुछ नहीं होगा, नाश्ता भी करना होगा। एक मिनट, इतना बोलकर अरब सिया की प्लेट में नाश्ता निकालने लगा। सिया की प्लेट में नाश्ता निकालने के बाद अरब अपनी प्लेट में नाश्ता निकालने लगा और खाने लगा। गायत्री और अरब को नाश्ता करते देख सिया ने भी नाश्ता करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसकी नज़र राघव पर पड़ी, जो खड़ा उसे ही घूर रहा था। सिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और खड़ी हो गई। आप खड़ी क्यों हो गई बेटा, नाश्ता करिए। गायत्री ने इतना बोलते ही आरब ने भी सिया की तरफ देखा और वह भी बोला, दादी, आपने किससे पूछकर इस लड़की को यहाँ नाश्ते के लिए बैठाया है? यहाँ हम घर के लोग बैठकर नाश्ता करते हैं, यहाँ कोई भी ऐरा गैरा और बाहर का इंसान नहीं बैठ सकता। राघव गुस्से से डाइनिंग टेबल के पास आकर बोला। राघव, पागल हो गए हैं आप, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? सिया कोई बाहर की नहीं है, इसलिए सिया भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेगी। ये लड़की सिर्फ एक मामूली सी लड़की है, इसकी औकात नहीं है ये यहाँ बैठकर नाश्ता करने की। राघव, कहाँ क्या बात करनी है आप ये भी भूल चुके हैं? हमें आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। दादी, ये सही बोल रहे हैं, मेरी जैसी मामूली लड़की की इतनी औकात नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करूं। गलती हो गई मुझसे जो मैं यहाँ बैठ गई। आई एम सॉरी। दादी, आप नाश्ता कर लीजिए। जब आप नाश्ता कर लें तो मुझे बता दीजिए, मैं बाहर लॉन में हूँ। सिया भर्राए गले से बोली और वहाँ से लंबे लंबे कदम उठाते हुए बाहर लॉन में आ गई। आंखों के रोके हुए आंसू अब गालों पर फिसलने लगे, जिन्हें सिया ने अपनी हथेली से साफ कर लिए और लॉन में चक्कर काटने लगी। राघव, आज तो आपने हद ही कर दी। ये क्या तरीका था सिया से बात करने का? हमने आपको ये सब सिखाया है? सिया को जबरदस्ती हमने अपने साथ नाश्ते के लिए बैठाया था, लेकिन आज आपने हमें सिया की नज़रों में गिरा दिया है। गायत्री गुस्से से बोली और वहां से चली गई। भाई, ये आपने क्या किया? सिया बेचारी तो यहाँ बैठ भी नहीं रही थी, मैंने और दादी ने जबरदस्ती उसे अपने साथ नाश्ते के लिए बैठाया था, लेकिन आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और सिया के साथ साथ दादी को भी नाराज कर दिया। अब आप जाकर दादी को मनाइए, मैं सिया से बात करके आता हूँ। इतना बोलकर आरब सिया से बात करने बाहर चला गया और राघव ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद
वह गायत्री के रूम की तरफ बढ़ गया। सिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर चलिए। सिया को लान में पड़ी कुर्सी पर बैठा देखकर आरब उसके पास आकर बोला। आरब की आवाज़ सुनते ही सिया ने अपने गाल पर आए आंसू साफ किए और चेहरे पर मुस्कान लाकर आरब की तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही। दादी ने नाश्ता कर लिया? वह नजरें चुराते हुए बोली। नहीं, दादी ने नाश्ता नहीं किया है। दादी भाई से नाराज होकर अपने रूम में चली गई हैं। दादी को क्या जरूरत है मेरे लिए राघव से लड़ने की? हमारे बीच तो ये लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। और मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मेरी औकात नहीं है वहाँ आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाने की। लेकिन मैं भी पागल थी जो बिना सोचे समझे बैठ गई। वो जगह मेरे लिए सही है भी या नहीं? खैर, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है और जल्दी मुझे मेरी औकात समझ में आ गई है। मैं दादी से बात करके आती हूँ। और हाँ, सच में मुझे बुरा नहीं लगा है। आप खुद को गिल्टी फील मत कराइए। इतना बोलकर सिया वहाँ से चली गई और राघव खड़ा हैरान से उसे जाते देखता रहा। ये लड़की किस मिट्टी की बनी है? भाई ने इसकी इतनी इंसल्ट की है, लेकिन फिर भी सिया के चेहरे पर मुस्कान है। कमाल की लड़की है ये। हे प्यारे भगवान, मेरे भाई और सिया का साथ एक साथ लिख दीजिए। सिया ही वो लड़की है जो भाई को संभाल सकती है। आरब ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा और अंदर बढ़ गया। दादी, दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। आई एम सॉरी दादी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। मैं सिया से माफ़ी मांग लूँगा, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। राघव गायत्री देवी के रूम का दरवाज़ा पीटते हुए बोला। क्या हुआ? दादी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं? सिया परेशान सी राघव के पास आकर बोली, जो परेशान खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से हमारे घर में आई हो तब से रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये टाइम लड़ने का नहीं है। पहले दादी के रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए बोलिए, उसके बाद लड़ लेना। दादी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। राघव उदास सा होकर बोला। आप हटिए, मैं कोशिश करती हूँ। दादी से दरवाज़ा खुलवाने की। सिया ने राघव की तरफ देखकर बोला। तो वह एक तरफ हट गया और सिया दरवाजे के पास आई और बोली, दादी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं ठीक हूँ और राघव ने मुझसे माफ़ी भी मांग ली है। प्लीज़ दादी दरवाज़ा खोलिए। सिया के इतना बोलते ही राघव ने नज़र उठाकर सिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। वह दादी के लिए परेशान थी। यह सिया के चेहरे पर दिख रहा था, जिससे राघव के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। दादी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अभी यहाँ से अपने घर जा रही हूँ। प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोलिए। सिया ने इतना बोला ही था कि तभी रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलता देख सिया और राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गायत्री रूम का दरवाज़ा खोलकर बेड पर जाकर बैठ गई। सिया और राघव दोनों ही अंदर आए तो राघव गायत्री के पैरों में नीचे ज़मीन पर बैठ गया और सिया वहीं एक तरफ खड़ी हो गई। दादी, आई एम सॉरी। हर बार आप मेरी वजह से नाराज़ हो जाती हैं और हर बार गलती मेरी होती है और मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। सॉरी दादी, प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। सिया, इनसे बोल दीजिए हमने दरवाज़ा आपसे बात करने के लिए खोला है, इनसे बात करने के लिए नहीं। गायत्री अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बोली। दादी, मैं सिया से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ पहले आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे बात करिए। हमने क्या कहा? सिया, आपको राघव से बोलने के लिए। मैंने अभी इनसे बात नहीं करनी। ठीक है दादी, अगर आपको बात नहीं करनी है तो फाइन रहिए। आप गुस्सा मत होइए। नहीं मानना आपको तो मत मानिए। अब आपके लिए कल की आई लड़की मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आप रहिए अपनी लाडली चहेती के साथ। इतना बोलकर राघव ने एक नज़र सिया पर डाली और एक पल बिताए बिना ही वहाँ से निकल गया। दादी, आपको राघव से बात कर लेनी चाहिए थी। बहुत परेशान थे आपसे बात करने के लिए। राघव हमारे पोते ही हैं और हमसे बेहतर उनको कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप उनकी फिक्र मत कीजिए। आज राघव ने हमें अपनी ही नज़रों में गिरा दिया है। हम बता नहीं सकते हम कितना शर्मिंदा हैं। हमें माफ़ कर दीजिए बेटा। गायत्री देवी सिया के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। दादी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत कीजिए, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरे आगे हाथ जोड़ें। सिया गायत्री के जोड़े हाथों को पकड़ते हुए बोली और उन्हें नीचे कर दिया। मुझे राघव की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है और वैसे भी
उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली है। आप हमसे झूठ बोल रही हैं सिया। हम अपने पोते को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। इतनी आसानी से राघव किसी से माफ़ी नहीं मांगते। आप इतनी सेंटी क्यों हो रही हैं दादी? मुझे सच में उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। हमारे बीच ऐसी लड़ाई बहुत बार हो चुकी है। आप परेशान ना हो। वैसे दादी, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बोलिए, क्या बात बोलना चाहती हैं आप? आपने अपने पोते को लाड प्यार से ज़्यादा ही बिगाड़ रखा है। एक तरफ आरव है, कितना स्वीट और प्यारा सा, और वहीं दूसरी तरफ ये रावण आरव से बिल्कुल हटकर है। हमारे दोनों पोते बहुत अच्छे हैं, खासकर राघव। अब वो ऐसे हो गए हैं, वरना कभी ऐसे नहीं थे। शांत और सबसे प्यार करने वाले थे। हम राघव की शादी करने का सोच रहे हैं। उनकी पत्नी आ जाएगी, तब शायद वो पहले जैसे हो जाएं। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपके इस बिगड़े पोते को मैंने सही ना कर दिया तो मेरा नाम भी सिया शर्मा नहीं है। वह मन ही मन बोली। दादी, आप आराम करिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सिया खड़े होते हुए बोली और नाश्ता लेने चली गई। इधर राघव गुस्से में ऑफिस पहुंचा और अपने केबिन में आकर कोट उतारकर काउच पर डाल दिया और गुस्से से इधर उधर चक्कर काटने लगा। ये लड़की आखिर खुद को समझती क्या है? मेरी ही दादी को मेरे खिलाफ भड़का रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं इस सिया नाम की मुसीबत को। जब से इसने मेरे घर में कदम रखा है, सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिससे सिया घर से निकल जाए और दादी को भी कोई शिकायत ना हो। लेकिन क्या? कुछ तो सोचना होगा। इधर शाम हुई और सिया ने मल्होत्रा हाउस से बाहर कदम रखा तो पहले उसे बाहर सैम खड़ा मिला, जो उसी का इंतजार कर रहा था। काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, मैं आ रही थी, बस दादी का कुछ काम करने में वक्त लग गया, इसलिए लेट हो गई। सिया सैम के पास आकर बोली। कोई बात नहीं, चलो हम लेट हो रहे हैं। मॉम और डैड कब से तुम्हारे घर चले गए हैं, तुम्हारे माँ बाबा से हमारे रिश्ते की बात करने, और मैं तुम्हें लेने आ गया। आई होप अंकल आंटी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दें। सैम गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला और सिया के बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सैम, इतनी जल्दी अंकल आंटी को घर लाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों, क्या हुआ? सिया, कुछ परेशानी है तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती? सैम गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए परेशान लहजे में बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा डर लग रहा है, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। अभी मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है, मुझे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना है, बस इस वजह से डर लग रहा है। शादी का तो मैंने सोचा ही नहीं। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? अगर अंकल आंटी हमारे रिश्ते के लिए मान गए तो तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद अगर तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहोगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि तुम शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हो, और मेरा पूरा सपोर्ट होगा तुम्हारे पढ़ने को लेकर। सच्ची बोल रहे हैं आप? सिया खुश होते हुए बोली। नहीं, मुच्ची बोल रहा हूँ, सैम हंसते हुए बोला। उसके इतना बोलते ही सिया खुशी से सैम के गले लग गई। सैम ने भी मुस्कुराते हुए सिया के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी। और अब घर चलें, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। कुछ देर बाद सैम सिया से अलग होते हुए बोला। हाँ चलिए, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सैम ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हमें कोई एतराज नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन एक बार हम अपनी बेटी से पूछना चाहेंगे। उसे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? अतुल ने सैम की मॉम और डैड की तरफ देखकर कहा। बच्चे पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? राजेश जी चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोले। लो, आ गए बच्चे, इनसे भी पूछ लेते हैं। सुनीता सैम और सिया को आते देखकर बोली। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। सिया राजेश और सुनीता के पैर छूते हुए बोली। खुश रहो बेटा, बहुत ही प्यारी बच्ची है, एकदम परी जैसी। मेरे बेटे की पसंद को मानना पड़ेगा। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? सैम ने आकर अतुल और जानकी के पैर छुए तो उन्होंने भी सैम को आशीर्वाद दिया। अब भाई साहब, आप सिया से पूछ लीजिए ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। सुनीता ने सैम की तरफ देखकर कहा, जो बैठा सिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सिया, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो बेटा? अतुल सिया की तरफ देखकर बोला। अपने बाबा के इतना बोलते ही सिया ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो बहुत खुश लग रही थी। हाँ, सिया ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। मुंह मीठा करवाइए समधन जी, सुनीता मुस्कुराते हुए बोली। जी जी बहन जी, अभी लाती हूँ, जानकी खुश होते हुए बोली और किचन से मिठाई लेने चली गई। सैम ने सिया की तरफ देखा, वह चेहरा झुकाए बैठी मुस्कुरा रही थी।
सैम के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई, जो छिपाए छुप नहीं रही थी। देखिए भाई साहब, हमारे बेटे ने बोला वो आपकी बेटी को पसंद करता है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे बेटे ने खुद से किसी लड़की को पसंद किया। हमें नाम और ना ही खानदान से कोई फर्क पड़ता है। बस लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, सुंदर और सुशील, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं, हमें दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी लड़की चाहिए। सुनीता अतुल की तरफ देखकर बोली। एक बेटी के बाप के लिए इससे अच्छी और क्या बात होगी। उनकी लड़की के ससुराल वालों को बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह तो आपका बड़प्पन है। आपने हमें इस काबिल समझा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके जैसे रिश्तेदार मिले हमें। बस बस भाई साहब, इतनी भी तारीफ मत कीजिए हमारी। हमारे हिसाब से अब रोके की रस्म कर लेनी चाहिए, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके इतना बोलते ही जानकी और अतुल ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बोले, इतनी जल्दी रोके की रस्म? हम चाहते हैं जल्द से जल्द शादी हो जाए और हमारे बेटे की जिंदगी खुशियों से भर जाए, उसका प्यार उसे मिल जाए। इसमें कोई दो राह नहीं है। जब दोनों राजी हैं फिर इसमें हम क्या बोल सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे बहन जी। क्यों अतुल, मैंने सही कहा ना? जानकी अतुल की तरफ देखकर बोली। जैसा सबको ठीक लगे। भाई साहब को भी कोई परेशानी नहीं है, रोके की रस्म कर लेते हैं। इधर रात का वक्त हो गया था और राघव अभी भी बैठा ऑफिस में काम कर रहा था। आरब बार बार राघव को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन साइलेंट था, जिससे उसे पता नहीं चल रहा था। दादी, भाई की आपसे बात हुई है क्या? आरब परेशान सा गायत्री के रूम में आकर बोला। नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई है राघव से, और ना ही हम उनसे कोई बात करना चाहते हैं। भाई अब तक घर नहीं आए हैं। रात का 1 बजने वाला है। आज से पहले भाई कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहे हैं, और ना ही उनका फोन लग रहा है। आप राघव की चिंता मत कीजिए, हमने संजू से फोन पर बात कर ली है। राघव ऑफिस में काम कर रहे हैं। कल कोई ज़रूरी मीटिंग है। आप जाकर सो जाइए। जी दादी, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गायत्री के इतना बोलते ही आरव अपने रूम में चला गया। सुबह सिया सोकर उठी। उसने घड़ी में वक्त देखा तो हैरान रह गई। आज मैं 9 बजे तक सोती रही हूँ। माँ ने मुझे उठाया भी नहीं। लेट हो गई हूँ। अगर वक्त पर नहीं पहुँची तो वो रावण 1000 बातें सुनाएगा। सिया बड़बड़ाते हुए उठी और उठकर बाथरूम में जाने लगी। तभी उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी। सिया ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सैम का गुड मॉर्निंग के मैसेज का रिप्लाई करके वह बाथरूम में चली गई। जब तक सिया मल्होत्रा हाउस पहुंची तब तक 11 बज चुके थे। वह जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए अंदर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। सो सॉरी, सिया ने बिना सामने देखे ही कहा और जाने लगी। इससे पहले वह जाती, राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे सिया के कदम वहीं रुक गए और आंखें बड़ी हो गईं। राघव का ख्याल ध्यान में आते ही वह झट से उसकी तरफ मुड़ी। ये वक्त है आने का? टाइम देखा है तुमने क्या हो रहा है? 10 बजे से तुम्हारी ड्यूटी स्टार्ट होती है और अब 11 बज रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? राघव सिया की आंखों में देखकर बोला। उसके लिए आपको सॉरी तो बोल रही हूँ। आज देर से आँख खुली थी, इसलिए लेट हो गई। सॉरी बोला तुमने? लेकिन कब? मैंने तो सुना ही नहीं। वह अपनी आंखों से ग्लासेस उतारते हुए बोला। अभी तो सॉरी बोला, आप इतनी जल्दी भूल गए? वो सॉरी की बात कर रही हो तुम, जो तुमने मुझसे टकराने के लिए बोला? नहीं तो, लेट आने और आपसे टकराने के लिए बोला है, सिया अटकते हुए बोली, क्योंकि राघव अपने कदम उसकी ओर बढ़ा रहा था। आज लेट आई हो, पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन अब ये गलती दोबारा ना हो। अगर आज के बाद लेट आई तो सैलरी आधी कट हो जाएगी। इतना बोलकर राघव ने आंखों पर ग्लासेस लगाए और वहां से चला गया। शुक्र है जो चला गया, आज ज्यादा बातें नहीं सुनाई। सिया अपने सीने पर हाथ रखकर बोली और अंदर बढ़ गई। नमस्ते दादी, कैसी हैं आप? सिया अंदर आते हुए बोली, जहाँ गायत्री देवी बैठी अखबार पढ़ रही थी। आज इतना लेट कैसे हो गई सिया? हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। गायत्री अखबार टेबल पर रखते हुए बोली। आज लेट आँख खुली थी दादी, इसलिए आने में देर हो गई, सॉरी।
कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। हम मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दादी, आप तैयार हो जाइए, मैं पूजा की थाली तैयार करके लाती हूँ। ठीक है, हम भी अपने कमरे में होकर आते हैं। इतना बोलकर गायत्री चली गई और सिया पूजा की थाली तैयार करने चली गई। आप लोग कहाँ जा रहे हैं। आरब सीढ़ियों से उतरते हुए गायत्री और सिया को बाहर जाते देखकर बोला। हम और सिया मंदिर जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। आप लोग ही जाइए दादी, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। आरब, तुम भी चलो ना, रास्ते में ही मंदिर पड़ता है, वहीं से होकर चले जाना और भगवान जी के दर्शन भी कर लेना। सिया ने आरब की तरफ देखकर बहुत ही अपनेपन से कहा। ओके, जब तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो चलता हूँ मैं भी, लेकिन तुम लोगों को मेरी गाड़ी में चलना होगा। ठीक है चलिए, जल्दी पहले ही लेट हो गए हैं, अगर और लेट हुए तो मंदिर बंद हो जाएगा। मेरे होते हुए आप लेट नहीं होंगी। चलिए मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आ जाइए। आरब बाहर निकलते हुए बोला और उसके पीछे ही सिया और गायत्री भी बाहर निकल आईं। राघव बहुत ही जल्दी में घर आया और आते ही अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद वह रूम में आया और एक फाइल लेकर रूम से बाहर निकल गया और गाड़ी लेकर फौरन घर से बाहर निकल गया। गाड़ी ड्राइव करके आरब जल्दी से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहता था। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली थी, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर ऑफिस पहुंचना था। गाड़ी ड्राइव करते हुए राघव की नज़र अचानक सड़क पर खड़े होकर पानी पूरी खा रही सिया और दादी पर पड़ी, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसी पल आंखों में गुस्सा उतर आया। तभी राघव की नज़र उनसे पीछे थोड़ी दूर पर खड़े अपने गार्ड पर पड़ी। उसने खुद का गुस्सा जब्त करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। दादी, पसंद आई ना यहाँ की पानी पूरी। सिया लास्ट की पानी पूरी खाते हुए बोली। हाँ, बहुत अच्छी थी। हमने आज तक यहाँ की पानी पूरी खाई ही नहीं थी, आज पहली बार खाई है, इसलिए बहुत ही अच्छी लगी हैं। अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। हाँ दादी चलिए, लेकिन हम घर कैसे जाएंगे। जिस गाड़ी में आरब के साथ आए थे वो गाड़ी तो आरब लेकर चला गया। सिया परेशान होकर इधर उधर देखते हुए बोली। एक काम करिए आप, आज हम भी आपके साथ ऑटो में चलते हैं, बहुत साल हो गए हैं ऑटो में बैठे हुए। नहीं दादी, आप ऑटो से नहीं जाएंगी। अगर आपके पोते को पता चल गया आप मेरे साथ ऑटो से आई हैं तो मेरी बैंड बजा देगा वो रावण। मैं आरब को कॉल करके आने के लिए पूछती हूँ, वो कब तक आएगा। फिर हम आरब के साथ ही घर जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद आरब गायत्री और सिया को पिक करके घर लेकर आ गया। गायत्री आज बहुत थक गई थी, इसलिए अपने रूम में आराम करने चली गई और आरब के फ़ोन पर भी उसके दोस्त की कॉल आ गई, जिससे वह बात करने चला गया। अब मुझे भी घर चले जाना चाहिए, दादी तो सो गई हैं, अब पता नहीं कब तक उठेंगी और आरब भी बिजी है। वैसे भी यहाँ मेरा कोई काम बचा तो नहीं है, इससे अच्छा घर ही चली जाती हूँ। सिया अपना बैग उठाते हुए बोली और मीना को बताकर घर से बाहर आ गई। वह जैसे ही मेन गेट पर आई, उसी वक्त वहां राघव की गाड़ी आकर रुकी और राघव गाड़ी से बाहर आया। सिया खड़ी उसे ही देख रही थी। एक नज़र उसने राघव की तरफ देखा और बाहर जाने लगी। तभी उसे अपनी कलाई पर किसी की पकड़ का एहसास हुआ। सिया ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे राघव ने पकड़ रखा था। वह जब तक कुछ बोलती उससे पहले ही राघव उसे अपने साथ लेकर अंदर लॉन की तरफ बढ़ गया और स्विमिंग पूल के पास लाकर झटके से सिया की कलाई छोड़ दी, जिससे वह गिरने से बाल बाल बची। ये क्या बदतमीजी है, ऐसे मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। वह गुस्से से बोली। क्या बदतमीजी है, अभी तक तो मैंने बदतमीजी की ही नहीं है। किस बदतमीजी की बात कर रही हो तुम, बोलो। राघव गुस्से से चीख कर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला। राघव को इतने गुस्से में देखकर सिया डर से कांप गई और 2 कदम पीछे हट गई। किससे पूछकर और किस हक से तुम मेरी दादी को अपने साथ लेकर गई थी, बोलो। आप गलत समझ रहे हैं, सिया अटकते हुए और नासमझी में बोली। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी मत बोलना, वरना गुस्से में क्या कर जाऊं नहीं पता। राघव अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोला, जिससे डर की वजह से सिया के हलक से आवाज ही निकलनी बंद हो गई।
दादी की वजह से तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अब तक तुम इस घर से कब का बाहर हो चुकी होती। किससे पूछकर तुम दादी को घर से बाहर लेकर गई थी? और क्यों, किस मकसद से तुम मेरे घर में घुसी हो? बोलो। राघव सिया के दोनों कंधे पकड़कर उन पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। मैं दादी को लेकर नहीं गई थी, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। सिया रोते हुए बोली। एक बात याद रखना, अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए दुआ करो दादी बिल्कुल ठीक हो। राघव अपना चेहरा सिया के चेहरे के पास ले जाकर गुस्से से दांत भींचते हुए बोला और सिया को छोड़ दिया। एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं दादी को अपने साथ लेकर कहीं नहीं गई। सिया आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही राघव वहां से चला गया। सिया ने रोते हुए एक नजर राघव को जाते देखा और फिर खुद भी बाहर निकल गई। दादी, दादी कहाँ हैं आप? राघव घर के अंदर आकर गायत्री को इधर उधर ढूंढते हुए बोला। क्या हुआ भाई? दादी सो रही हैं, आरब राघव के पास आकर बोला। कहाँ थे तुम आज पूरा दिन? और दादी को अकेले उस लड़की के साथ बाहर जाने क्यों दिया? और किससे पूछकर? अगर दादी को कुछ हो जाता तो? भाई, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? दादी और सिया को मैं अपने साथ लेकर मंदिर गया था और दादी के आसपास हमारे गार्ड्स को छोड़कर गया था। आखिर हुआ क्या है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। लेकिन आज के बाद दादी को मुझसे पूछे बिना कहीं ना तो लेकर जाओगे तुम और ना ही कहीं छोड़ कर आओगे। समझ आई मेरी बात? जी भाई, आप फिक्र मत कीजिए। आज के बाद आपसे पूछे बिना दादी को कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। आरब ने राघव को गुस्से में देखकर कहा। गुड। वह इतना बोला और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। राघव गायत्री के रूम में आया तो देखा गायत्री सुकून से सो रही थी। राघव वहीं गायत्री के पास आकर बैठ गया और गायत्री का सर सहलाने लगा। दादी, मैं आपको नहीं खो सकता, एक मेरे पास आप ही है। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में जो मैं आपको खो सकूं। आपकी सेहत के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही हो, यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ना चाहते हुए भी घर में उस लड़की को लेकर आया हूँ, सिर्फ आपके लिए दादी। राघव मन ही मन बोला और गायत्री का माथा चूमकर वहां से बाहर आ गया। आज तुमने जो किया उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा सिया। कल तुम इस घर में जरूर आओगी, लेकिन बेइज्जत होकर यहाँ से हमेशा के लिए जाओगी। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। राघव मन ही मन बोलते हुए अपने रूम में आ गया। दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी और आंखों में नमी जमा थी। रह रहकर उसे राघव का सख्त रवैया याद आ रहा था। कैसे एक झटके में राघव सबके सामने उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देता है। दादी की वजह से उसकी इतनी बदतमीजी सहती हूँ और वो पता नहीं खुद को क्या समझता है। क्या सैम से बोलकर मैं इस नौकरी को छोड़ दूँ और अपने एडमिशन की तैयारी करूँ? लेकिन एडमिशन के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अगर नौकरी छोड़ दी तो मेरा एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। एक महीना कैसे भी खींच तान कर ये जहर का घूंट तो पीना ही होगा मुझे। बस उस रावण से कैसे भी करके दूर रहना होगा। हे भगवान, पता नहीं और क्या क्या सहना पड़ेगा मुझे उस घर में रहकर। वह गहरी सांस छोड़ते हुए बोली और सोने के लिए बेड पर आकर लेट गई। राघव अपनी बालकनी में बैठा सिगरेट फूंक रहा था और सिगरेट के धुएं को अपने अंदर उतार रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे सिया की आंसुओं से भरी आंखें आ रही थीं, जिसकी वजह से राघव की आंखों में खून उतर आया और जबड़ा कस गया। क्यों सिया को तकलीफ देकर मैं खुद भी सुकून से नहीं रह पाता? इतनी बेचैनी आखिर किस बात की है? दिल में यह दर्द किस वजह से? सिया की आंखों में आंसू देखकर इतनी तकलीफ मुझे क्यों हो रही है? राघव ने हाथ में ली सिगरेट को मसला और अपना फोन उठाकर उसमें एक नंबर डायल किया और फोन कान से लगाकर बैठा। हेलो। दूसरी तरफ से सिया की आवाज आई, जिसे सुनकर राघव का बेजान पड़ा दिल धड़कने लगा और चेहरे पर मुस्कान खिल गई। हेलो, हेलो, सिया ने 2-3 बार कहा और फिर फोन कट कर दिया। राघव ने फोन अपने सीने पर रख लिया और आंखें बंद कर लीं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।